हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल आयोटा में आप सभी दोस्तों का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज की जो वीडियो है वो आपके लिए लेकर आए हैं आपकी यूनिट नंबर 2.5। तो आज की जो आपकी वीडियो है वो आपकी यूनिट 2.5 को लेकर रहेगी। जैसा कि हमने कल की जो वीडियो थी, लास्ट वीडियो थी, उसमें हमने देखा था कि विकास जो है, विकास पर किन किन तत्वों का प्रभाव पड़ता है, यानी कि विकास को कौन कौन से कारक हैं, विकास के जो सिद्धांत हैं वो सिद्धांत कौन कौन से हैं। तो हमने देखा था विकास के सिद्धांत के बारे में हम ऑलरेडी बात कर चुके थे। आज हम देखेंगे यूनिट 2.5 में वातावरण और अनुवांशिक क्रम यानी कि वंशानुक्रम का महत्व। बच्चे के विकास पर वंशानुक्रम और वातावरण दोनों का क्या प्रभाव पड़ता है, ये हम आज की वीडियो में देखेंगे। तो आज की जो वीडियो है आपकी रोल ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरमेंटल। तो यदि दोस्तों आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। अपने दोस्तों तक वीडियो की जो लिंक है वो आप शेयर करें। आज हम अभी वीडियो आपकी स्टार्ट करते हैं। तो अब हम देखेंगे वंशानुक्रम एवं वातावरण। बालक का विकास एवं वृद्धि उसकी शिक्षा पर निर्भर करती है। अतः यह प्रश्न उठता है कि क्या वंशानुक्रमिक विशेषताएं ही बालक के विकास के लिए सक्षम हैं? क्या वातावरण ही अकेला बालक के विकास कर सकता है, या वंशानुक्रम और वातावरण दोनों के सहयोग से ही बालक का विकास होता है? तो आज की यूनिट है दोस्तों, उसमें हम देखेंगे कि क्या ओनली वंशानुक्रम से बच्चे का विकास हो सकता है क्या, या फिर ओनली वातावरण से बच्चे का विकास हो सकता है क्या, या फिर क्या विकास के लिए वंशानुक्रम और वातावरण दोनों ही आवश्यक हैं। तो आज की इस वीडियो में हम यही देखेंगे। तो जैसा कि आप सभी ने कल की हमारी वीडियो देखी होगी, तो उसमें मैं क्लियरली आपको बता चुका था कि वुडवर्थ जो महोदय थे, वुडवर्थ महोदय ने अपने स्टेटमेंट दिया था कि बच्चे का जो विकास है वो विकास जो है वो वंशानुक्रम इनटू वातावरण, यानी कि वो वंशानुक्रम और वातावरण दोनों का गुणनफल है। ठीक है, तो हम यहाँ पे देखते हैं कि कौन कौन से कारक या कौन कौन किस किस प्रकार से हम देख सकते हैं कि वंशानुक्रम और वातावरण दोनों साथ में बच्चे का विकास करते हैं। तो पहला हम फैक्ट लेंगे और रहेगा आपका अपृथकता। पृथकता का मतलब होता है भिन्न भिन्न, और अपृथकता का मतलब होता है कि संगठित, हम उसको मान सकते हैं जो पृथक नहीं हो। तो इसमें हम देखेंगे बालक के विकास में वंशानुक्रम और वातावरण, वंशानुक्रम और वातावरण दोनों का ही योग करता है। हम दोनों के प्रभावों को अलग अलग मापना चाहें तो संभव नहीं हो सकता। तो इसमें भी दोस्तों क्लियरली बोला गया है कि जो बच्चे का जो विकास है वो वंशानुक्रम और वातावरण दोनों को लेकर के होता है। एक किसी भी परपेंडिकुलर टॉपिक से या एक परपेंडिकुलर तथ्य से उसका विकास नहीं हो सकता। विकास के लिए वंशानुक्रम और वातावरण दोनों ही जरूरी है। अलग अलग मापना चाहे तो संभव नहीं हो सकता। वंशानुक्रमिक विशेषताएं 8 पीढ़ियों से संबंधित रहती हैं। तो बच्चे की जो वंशानुक्रम पीढ़ियां हैं, वो जो गुण हैं वो 8 पीढ़ियों तक संचरित होते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं। और वातावरण बहुत ही विस्तृत होता है, अतः दोनों के प्रभावों को प्रदान नहीं किया जा सकता है। जीवन की प्रत्येक घटना दोनों का परिणाम होती है। आपके जीवन में जो भी घटित हो रहा है उसके दो फैक्ट होते हैं। एक तो आपके माता पिता का जो व्यवहार है वो किस प्रकार का है। यदि आपके माता पिता एक सुनागरिक हैं तो ऑब्वियसली बात है कि बच्चे में भी अच्छे लक्षण जाएंगे। दूसरा आपका फैक्ट होता है वातावरण का, आपके आसपास के मोहल्ले का वातावरण किस प्रकार का है। यदि आप किसी गंदे माहौल में रह रहे हैं, या फिर जैसे कि यहाँ पे आसपास कोई गाली गलौच या शराबी ऐसी कोई मेंटलिटी की यदि वो वहाँ पे एनवायरमेंटल है, तो मोस्टली देखा जाता है कि छोटे छोटे बच्चे भी गालियाँ उनके थ्रू सीख ही जाते हैं। बाकी अगर हम बात करें कि एक सभ्य आप सोसाइटी में रहते हैं, एक बढ़िया सिटी में एक सोसाइटी में रह रहे हैं, एजुकेटेड फैमिली से बिलोंग करें, तो आपकी सोच भी एक एजुकेटेड देश के लिए कुछ करने के लिए अग्रसर हो सकती है। तो वहाँ पे आपके वातावरण और आनुवंशिक दोनों का ही इफेक्ट वहाँ पे पड़ता है आपके विकास को लेकर के। इनमें से एक के परिणाम के लिए उतना ही आवश्यक है जितना दूसरा। तो एक एक दूसरे पे ये दोनों निर्भर रहते हैं। कोई न तो कभी हटाया जा सकता है और न ही पृथक किया जा सकता। तो यही मैंने बोला था कि पृथक नहीं किया जा सकता, यानी कि अपृथकता संगठन। मेन पॉइंट होते हैं दोस्तों पॉइंट्स, आप पॉइंट याद रखो। इसमें आप अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हो सकता है काफी, और जो बुक की लैंग्वेज है वो स्टूडेंट को समझ नहीं आती है, थोड़ी कठिन लगती है, तो आप इस लैंग्वेज में यहाँ पे लिख सकते हैं। आपका जो दूसरा पॉइंट है
तो यहाँ पे आता है पूरकता। पूरक का मतलब क्या होता है, जैसे कि आपने मैथ में छोटी कक्षाओं में पढ़ा होगा, पूरक यानी कि जिनका योग हो, जो एक दूसरे के साथ होते हैं। जैसे कि पूरक अगर हम कोण की बात करें तो पूरक कौन होते हैं जिनका योग 90 होता है। मान लीजिए पहला कोण 60 डिग्री है, तो 60 का पूरक कोण कौन सा होगा, तो वो 30 डिग्री होता है, जिससे कि 90 डिग्री का कंप्लीट एक सर्कल होता है। ठीक है, तो पूरकता, पूरकता हम देखेंगे वंशानुक्रम और वातावरण के संबंध पर यदि गहन दृष्टि डाली जाए तो स्पष्ट होता है कि दोनों ही एक दूसरे के पूरक हैं। जैसा कि हम यहाँ पे बात कर चुके हैं पहले, बालक के जन्म से जिन विशेषताओं को लेकर उत्पन्न होता है उसका विकास वातावरण के द्वारा ही हो पाता है। यानी कि वंशानुक्रम के थ्रू आपको माता पिता के अच्छे गुण या बुरे गुण दोनों मिलते हैं, लेकिन वो गुण मिलने के बाद उसको विकास करने के लिए, उसको आगे बढ़ाने के लिए जो जिम्मेदार कारक है वो यहाँ पे वातावरण है। अतः दोनों ही एक दूसरे को सहायता देते हैं ताकि बालक का सामान्य विकास हो सके। इसलिए आज उत्तम शैक्षिक वातावरण प्रत्येक बालक को उपलब्ध कराया जा रहा है। तो दोस्तों अब हम बात करेंगे आपके तीसरे पॉइंट को लेकर के। तो आपका यहाँ पे तीसरा पॉइंट होने वाला है स्वतंत्र इच्छा शक्ति। ठीक है, स्वतंत्र इच्छा शक्ति बालक के विकास पर व्यक्तिवादी और समाजवादी आदि दृष्टिकोणों का प्रभाव पड़ता है। व्यक्तिवादी का मत है कि बालक का विकास स्वतंत्र इच्छा शक्ति पर अधिक निर्भर करता है और यह शक्ति वंशानुक्रम एवं वातावरण पर निर्भर करती है। दोस्तों यहाँ पे हमने पाया कि बालक के विकास है जो व्यक्तिवादी और समाजवादी दोनों चीजों पर निर्भर करता है। व्यक्तिवादी होता है आपका आंतरिक मन, काफी जो चीजें होती हैं वो हम अपने हिसाब से करते हैं, हम किसी की नहीं मानते, आंतरिक मन की मानते हैं। लेकिन कुछ चीजें हमें समाज के हिसाब से करनी ही पड़ती हैं, चाहे वो हम अफोर्ड करें, चाहे वो हमें अच्छी लग रही है नहीं लग रही, लेकिन कुछ चीजें हमें समाज के हिसाब से चलना पड़ता है। लाइक आपकी एज में जो मोस्टली कॉमन रहता है कि ये जो आपका गर्लफ्रेंड का अगर हम माने तो वहाँ पे हम देखते हैं कि इस चीज़ को समाज कभी एक्सेप्ट नहीं करता, लेकिन आपको लगता है कि नहीं यार ये चीज़ होनी चाहिए, लेकिन आपको ना चाहते हुए भी एक लेवल पे आकर वो चीज़ छोड़नी पड़ती है ओनली समाज के लिए। आपका आंतरिक मन ये चीज़ नहीं बोलता, लेकिन आपको समाज के लिए उसे छोड़ना ही पड़ता है। आउट ऑफ टॉपिक चला गया शायद में थोड़ा सा, लेकिन चलता है इतना। तो ये दोनों वंशानुक्रम और वातावरण दोनों पर ही निर्भर करता है। एंड सेकंड थिंग, हो सकता है आपको थोड़ा प्रिंट यहाँ पे मैनेज नहीं दिख रहा हो, लेकिन यार थोड़ा एडजस्ट आप भी करो, थोड़ा हम करेंगे, तो ऐसे ही एडजस्ट में काम चल जाएगा। और क्योंकि एग्जाम्स भी नज़दीक है और वीडियो भी जल्दी जल्दी लाना है, सिलेबस भी कराना है, तो आगे हम देखेंगे। उपयुक्त वर्णन से स्पष्ट होता है कि बालक के विकास पर दोनों का सम्मिलित प्रभाव पड़ता है। अतः शिक्षा देते समय शिक्षक को निम्न बातों का ध्यान देना आवश्यक है। तो आपके जो पॉइंट्स हैं वो हैं पृथकता, पूरकता, स्वतंत्र इच्छा शक्ति। तो आपको एग्जाम में किस तरीके से करना है, यदि ये क्वेश्चन आता है कि विकास पर वंशानुक्रम एवं वातावरण के महत्व को समझाइए, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको वातावरण एवं वंशानुक्रम का महत्व लिखना है। महत्व लिखने के बाद आपको पॉइंट लिखने हैं तीनों। ऐसे नहीं कि पहले पॉइंट लिखा फिर उसका डिफाइन किया, फिर पॉइंट लिखा, फिर डिफाइन किया, फिर पॉइंट लिखा, नहीं। आपको पहले पहला पॉइंट डालना है पृथकता, इसके नीचे ही दूसरा पॉइंट डालना है पूरकता, उसके नीचे आपको तीसरा पॉइंट डालकर लिखना है स्वतंत्र इच्छा शक्ति। ठीक है, उसके बाद आपको फिर से पहला पॉइंट डालना है अपृथकता, फिर उसको डिफाइन करना है, फिर आपको पूरकता डालना है, फिर डिफाइन करना है, फिर आपको स्वतंत्र इच्छा शक्ति डालकर फिर उसको डिफाइन करना है। इस तरीके से आपको बनाना, पहले तीनों पॉइंट मेंशन करने होंगे। एग्जामिनर देखेगा कि बच्चे को तीनों पॉइंट का पता है, ये तीनों पॉइंट सही है, तो वो अंदर का इतना नहीं देखेगा, आपको फुल मार्क्स देने की उसकी प्रायोरिटी रहती है। तो आगे हम नेक्स्ट पेज की ओर बढ़ते हैं कि शिक्षक को किस तरीके से इन बातों का ध्यान देना चाहिए पढ़ाते समय। सो गाइस, क्या आपका जो पहला पॉइंट है वो है प्रत्येक माता पिता का यह कर्तव्य है कि वंशानुक्रम के प्रभाव से परिचित हो और स्वतंत्र एवं अच्छे बालकों को जन्म दें। ठीक है, तो ये माता पिता का फर्क पड़ता है, क्योंकि बच्चे की जो प्रथम पाठशाला होती है वो परिवार होती है, तो प्रथम जो गुरु होती है वो उसकी माँ होती है। तो पहले घर वालों का दायित्व होता है कि बच्चों को अच्छा एक नागरिक बनाएं, अच्छा बालक होने का गुण उसमें प्रदान करें। दूसरा पॉइंट देखते हैं, मानव समाज संपन्न वातावरण को तैयार करें ताकि सभी बालकों की क्षमताओं का उत्तम विकास हो सके। ठीक है, तो इस समाज का भी दायित्व बनता है कि वो बच्चे की आंतरिक भावनाओं को समझे। जरूरी नहीं कि हर बच्चा जो कर रहा है वो गलत ही हो,
एज के साथ साथ कुछ उनकी रिकमेंडेशंस होती हैं, उनको समाज को भी इतना समझना चाहिए, क्योंकि एक टाइम पे जो हमारे पेरेंट्स हैं या जो समाज में बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, वो भी हमारी एज से निकले हुए हैं, उनको भी पता है कि इस एज पर कौन कौन सी कंडीशंस हो सकती हैं। तो उनको तरह से बच्चों को छूट नहीं दे सकते इस चीज़ को लेकर, लेकिन फिर भी उनको इस चीज़ समझना चाहिए और बच्चे को आराम से ये चीज़ें समझानी चाहिए। उनके लॉसेस एंड प्रॉफिट्स दोनों ही चीज़ों को उनको देखना चाहिए। तीसरा है, शिक्षक बालकों को पहचाने और उनके विकास के लिए सही वातावरण तैयार करें। काफ़ी बार शिक्षक भी यहाँ पे लापरवाही कर जाते हैं। वो जो अगर कमज़ोर कोई बच्चा है तो उसकी तरफ ध्यान नहीं देते। उनका एक मोटिव होता है कि यार मुझे रिजल्ट देना है, तो जो इंटेलिजेंट स्टूडेंट है उसकी तरफ वो ज़्यादा उस पर इफेक्ट डालते हैं कि उसका रिजल्ट एक बेटर हो। लेकिन जो शिक्षक है उसको एक साथ स्टूडेंट को लेकर के चलना चाहिए। चौथा पॉइंट है, मानव समाज को विकारग्रस्त बालकों के लिए विशेष प्रकार का प्रबंध करना चाहिए ताकि उन्हें निम्रता की भावना ग्रंथि विकसित न हो सके। यानी कि समाज को और शिक्षकों को दोनों को ही, बच्चों जो विशेष बच्चे होते हैं उनके लिए इस तरीके से प्रबंध करना चाहिए कि वो बच्चे अपने आप को यहाँ पे निम्नता की भावना, यानी कि वो हीन ना समझे अपने आप को। ठीक है, हम 5वें पॉइंट की तरफ बात करते हैं। शिक्षक को वंश से प्राप्त शक्तियों का सामाजिक मापदंडों के अनुसार विकास करने के लिए रचनात्मक कार्य करने चाहिए। यानी कि ऐसा नहीं कि शिक्षक जो है वो बस एक आपको बुक्स के थ्रू ही पढ़ा रहा है या बस एक किताबी ज्ञान दे रहा है, ये नहीं होना चाहिए। इनको रचनात्मक, उनमें एक सृजनात्मकता उसको सृजित करनी चाहिए, जिससे कि बच्चे में अपने आप में कॉन्फिडेंस जो होता है वो भी विकसित हो। ठीक है, छठा है आपका पॉइंट, वंशानुक्रमणिक विशेषताओं में परिवर्तन संभव नहीं, अतः सुंदर वातावरण देकर बालकों को सही दिशा दी जा सकती है। ठीक है, तो ओनली वंशानुक्रम ही नहीं हो सकता, वंशानुक्रम से ओनली विकास नहीं हो सकता। यदि आपको विकास करना है तो वंशानुक्रम के साथ साथ आपको वातावरण का भी ध्यान रखना होगा। ऐसा नहीं है कि आप एग्जाम में ये ही लैंग्वेज लिख रहे हो, किताब की लैंग्वेज नहीं, आपको पता है वंशानुक्रम और वातावरण दोनों को साथ लेकर चलना है। तो आप कहीं भी ऐसा नहीं ले सकते कि वंशानुक्रम ही जरूरी है, नहीं, आपको अपनी लैंग्वेज में आपको दोनों पॉइंट लेने, दोनों शब्द वहाँ पे दिखने चाहिए। सेकंड थिंग होती है कि आपको पेपर में यदि किसी चीज़ को लेकर कॉन्फिडेंस है कि आपने सही लिखा है तो आप वहाँ उसको अंडरलाइन कर सकते हैं, जिसके ये होगा कि एग्जामिनर आपका सारा नहीं पढ़ेगा और डायरेक्टली वहीं पे जाएगा, वो चीज़ सही होगी, आपको पूरे नंबर मिलने की संभावना रहती है। 7वां पॉइंट है आपका, वंशानुक्रम एवं वातावरण का मानव विकास पर प्रभाव और उसका संपूर्ण संबंध का ज्ञान शिक्षकों के लिए विशेष महत्व रखता है। दोस्तों, ये वंशानुक्रम और वातावरण का ज्ञान शिक्षकों को भी होना आवश्यक है। यदि शिक्षक को ही कंप्लीट ज्ञान नहीं होगा तो बच्चों को क्या पढ़ाएंगे। और मोस्टली देखा भी यही जाता है, गवर्नमेंट टीचर गवर्नमेंट जॉब लगने तक ही प्रिपरेशन करता है, गवर्नमेंट टीचर बनने के बाद वो इतनी मेहनत नहीं करता। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही था। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। एक नया प्रयोग आप यहाँ पे मान सकते हैं आपके एग्जाम्स को देखते हुए, जिससे कोर्स आपका जल्दी जल्दी करवाया जा सके। आई होप आपको समझ में भी आया होगा। यदि वीडियो अच्छी लगे तो अपने दोस्तों तक यार शेयर करना, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा कम्युनिटी जो है डिसीज को लेकर के वो जुड़ सके। बाकी आज के लिए इतना ही था, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।